चुड़ैल की सोने की गाय और भूतिया सांड। किशनगंज नाम के गांव में बहुत भयंकर तूफान आया था, जहां एक खूंखार चुड़ैल लोगों को परेशान कर रही थी और कह रही थी भागो, जितना मर्जी चाहे तुम लोग मुझसे भाग लो, लेकिन मैं तुम में से किसी को छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। अरे शामू, तू कहाँ भाग रहा है? कल राखी को बहुत परेशान करा था ना, तूने उसकी मटकी फोड़ी जबकि वह अकेले जा रही थी। अब देख तेरे साथ क्या होता है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई है। अरे मुझे माफ कर दो। गलत करने वालों को मैं छोड़ती नहीं। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। सैंडी, इधर आओ और इसे खत्म कर दो। जो हुक्म मेरे आका। सैंडी को चुड़ैल का गुलाम या सेवक मान लो। वह चुड़ैल की हर बात का पालन करता था। यदि कोई भी किसी मासूम इंसान को परेशान करता था तो उसे चुड़ैल सैंडी के द्वारा सजा दिया करती थी। जा सैंडी, जा और इसको निकल जा। श्यामू, अब तेरा क्या होगा? तुझे तो मैं कच्चा चबा चबा कर खा जाऊंगा। बुरी नजर वाले, तू मेरे पेट के अंदर आएगा। अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ चुड़ैल, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तेरी माफी का वक्त खत्म हो गया, अब तू सजा का अधिकार है। ये कहते ही सैंडी शामू को निकल जाता है। खा जाना उसको। मालकिन, क्या मेरे लिए कोई और भी भोजन में है? सब्र करो सैंडी, तुम्हें मैं और भी ज्यादा भोजन कराने वाली हूँ। चुड़ैल के खौफ से डरकर सभी लोग अपने घर में छुप जाते हैं। कुछ दिन बाद हरिया की पत्नी शांता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वह अकेला बेचारा अपनी बीवी का ख्याल रखता, साथ ही घर का भी। उस पर अपनी बीवी का इलाज करवाने हेतु पैसे भी नहीं हैं। इस तंगी में वो परेशान होते हुए कहता है, हे भगवान, कुछ तो मेरी मदद करो। मैं शांता का इलाज कैसे कराऊं? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ, ऐसा करता हूँ, मैं रमेश के पास चला जाता हूँ, वो जरूर मेरे इस वक्त में मदद करेगा। शांता, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। अजी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी लौटूंगा। ये कहकर हरिया अपने दोस्त रमेश के पास जाता है, मगर रमेश उसकी कोई सहायता नहीं करता। परेशान होते हुए वह इधर उधर भटकता है, लेकिन उसके बाकी दोस्त भी उस वक्त उसके काम नहीं आते और रोते हुए कहते हैं, अब मेरी शांता ठीक कैसे होगी? अगर उसको दवाई नहीं खिलाई तो उसकी हालत और बिगड़ती जाएगी। भगवान, कोई तो मुझे रास्ता दिखाओ। तभी एक गाय जोर जोर से रंभा रही थी, जिसकी आवाज हरिया के कानों में जाती है और वह उसके सर पर सहलाकर कहता है, अरे क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? भूख लग रही है क्या तुम्हें? रुको रुको, बस अभी तुम्हारे लिए ताजा ताजा चारा लेकर आता हूँ। ये बोलते ही हरिया उस गाय को चारा खिलाता है, जिसके बाद वह गाय चारा खाकर खुश हो जाती है। अच्छा, तुम जब तक ये चारा खाओ, मैं अपनी पत्नी के पास जाता हूँ और दोबारा लौटूंगा। तभी दूर से देखकर चुड़ैल कहती है, ये परेशान आदमी मेरी गाय को कितने प्यार से चारा खिला रहा है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। सुनहरी, तुम खुश हो ना इसकी मदद लेकर? हाँ मालिक, मैं बहुत खुश हूँ। इसने मुझे बहुत प्यार से चारा खिलाया। मैंने महसूस किया कि यह अपनी पत्नी को लेकर बहुत चिंतित है और यह बहुत सारे लोगों के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी पैसों से सहायता नहीं की। इसलिए मैं इसकी सहायता करना चाहती हूँ, तो कर दूँ ना? अरे सहायता करने के लिए तुम्हें मुझसे पूछने की क्या आवश्यकता भला? तुम निस्वार्थ इसके इच्छाओं को पूरा करो जो ये चाहता है, ताकि यह अपनी पत्नी के साथ खुश रहे। जी मालकिन। तभी हरिया लौटकर उसके पास आता है और कहता है, अरे लगता है तुम तो मेरे इंतजार में यही थी। चलो, मैं तुम्हें और ताजा चारा खिला दूं। रुको, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को खत्म करना चाहती हूँ। ओम सहायताम दताम स्वर्णिम गाय स्वर्णिम गोबर सिक्के अस्ति स्वाहा। चुड़ैल के ये मंत्र बोलते ही सुनहरी गाय से एक तेज रोशनी से पूरे सोने की सुनहरी गाय बन जाती है और उसे अपनी पूंछ उठाकर सोने का बहुत सारा गोबर देती है। साथ ही अपने मुंह से एक एक करके सिक्के निकालती है। यह दृश्य देखकर हरिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कहता है, अरे बाप रे बाप, भला ये कैसे हो सकता है? जो गाय अभी एकदम आम गाय थी, वो सोने की बनकर इतना सारा सोने का गोबर कैसे दे सकती है? हरिया, हैरान मत हो, ये सब तुम्हारे लिए ही है।
बिल्कुल, मुझसे डरो मत। मैं बाकी चुड़ैलों की तरह नहीं हूँ। तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है ना, तो जितना भी सोना है उसे तुम सुनार को बेचकर अपने घर की सारी परेशानियों को खत्म कर दो। पर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम एक नेक दिल इंसान हो जिसकी हमें मदद करनी चाहिए। अब जाओ। मेरी मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया सुनहरी गाय और चुड़ैल। तुम्हें जो चाहिए भगवान तुम्हें दे दे। ये कहते ही हरिया सुनार पर जाकर गोबर और सोने के सिक्कों को बेचकर पैसे ले लेता है, जिससे वह अपनी पत्नी का इलाज कराता है और घर का राशन भरता है। ऐसे ही चुड़ैल जितने भी गरीब या असहाय लोगों को देखती है, उससे वह अपने सोने की सुनहरी गाय से उनकी मदद करती है। ऐसे शिल्पा नाम की औरत का पति चल बसा था और उसके बच्चे के लिए घर में खाने को कुछ नहीं था, तो चुड़ैल और सुनहरी गाय ने उसे सुनहरा दूध दिया, सुनहरा गोबर और मुंह से बहुत सारे सुनहरे सोने के सिक्के निकाल कर दिए, जिससे शिल्पा भी अपने बच्चे के साथ खुशी से रह रही थी। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल का सांड अपना काम कर रहा था। ऐसे एक रात 4 आदमी पीपल के पेड़ के नीचे सट्टा लगा रहे थे। तभी माया अपने पति को बार बार बुलाते हुए कहती है, अरे माधव जी, आप कब आएंगे? 4 बार मैंने आपको आवाज दे दी। टिंकू रो रहा है, जल्दी से खाना खा लीजिए, मुझे उसे भी देखना है। ओहो हो गया ना मैं बर्बाद। माधव तू तो कायर निकला रे। तेरी पत्नी तुझे बार बार बुला रही है, मना नहीं कर सकता क्या उसे? अब हार गया, चल पैसे निकाल। ये सब चुड़ैल पत्नी तेरी वजह से हुआ, अभी बताता हूँ तुझे। चोरी माया, तुझसे रुका नहीं जा रहा था, थोड़ी देर में आ रहा था ना, तेरी वजह से सारे पैसे हार गया। इसकी सजा तुझे मिलेगी। माधव अपनी चप्पल निकालकर बीच बाजार में अपनी पत्नी को मारने लगता है। मुझे छोड़िए, मुझे माफ कीजिए। आज तो तू बचेगी नहीं। वो माधव उसे बेरहमी की तरह पीट रहा था कि तभी एक भयंकर तूफान के साथ चुड़ैल आती है और उसकी सुनहरी गाय और सांड भी आते हैं। क्यों रे बेशरम, बीच बाजार में अपनी पत्नी को इस तरह से मार रहा है, वो भी उसके बिना गलती पर। अब तू नहीं जानता, लेकिन तेरे साथ इससे भी ज्यादा बुरा होगा। चुड़ैल, नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं अब इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। भूतिया सैंडी, जा अपने खाने को निकल जा, बहुत भूख लगी है ना तुझे? मालकिन, आज तो इसका रक्त से भरा गोश्त खाकर मुझे मजा ही आ जाएगा। सिर्फ ये कहते ही सैंडी माधव को बेरहमी के साथ खा जाता है। इस तरह जो कोई भी गांव में किसी को परेशान करता था तो उसे सैंडी बेरहमी से खा जाता था। वहीं यदि गांव में कोई परेशान होता था तो चुड़ैल और उसकी सुनहरी गाय उसकी मदद किया करती थी। इसलिए अब गांव में कोई भी चुड़ैल से डरता नहीं था। तभी एक दिन बुढ़िया कहती है, बेटा, मैं तुम्हारी कुछ बातों से अचंभित और उलझी हुई हूँ। अगर तुम चुड़ैल हो तो एक तरफ तुम अपनी सुनहरी गाय से कई बेबस लोगों की मदद करती हो, वहीं दूसरी तरफ तुम कुछ लोगों को अपने भूतिया सांड के भोजन बनाकर उन्हें सजा देती हो। भला इसका क्या कारण है? सच सच बताऊं तो एक समय पहले इस गांव के कुछ लोगों ने मुझे चोरी के इल्जाम में मार दिया था। मेरी गाय सुनहरी जोर से रंभा रही थी, लेकिन वह मुझे बचा ना सकी, और जब वह चाकू से मुझे मार रहे थे तो एक चाकू सैंडी को भी लग गया था, जिससे हम दोनों मरकर चुड़ैल और ये भूतिया सांड बन गया। और मैंने अपनी शक्तियों से अपनी गाय को सोने का कर दिया ताकि मैं लोगों की मदद करके पुण्य कमा सकूं, और जो अपने बीवी बच्चों या दूसरों के साथ गलत काम करते हैं उसे मेरा भूतिया सांड सजा देता है। मुझे मोक्ष नहीं मिला तो सोचा लोगों का भला करके शायद मुझे और मेरे सांड को मुक्ति प्राप्त हो जाए। तुम लोगों ने हमारी इतनी मदद की है। गांव में अब कोई भी बेसहारा या गरीब नहीं है, इसलिए हम सब मिलकर तुम्हारी मुक्ति पूजा करेंगे। हमारे लिए इतना सोचा उसके लिए बहुत शुक्रिया। इसलिए जाते जाते आप सबको खुशियां देकर जाना चाहती हूँ। ओम सहायताम धताम स्वर्णिम गाय स्वर्णिम गोबर सिक्के अस्ति स्वाहा। ये मंत्र कहते ही सुनहरी गाय सोने की बनकर सोने का सुनहरा दूध, सोने का गोबर अतः मुंह से सोने के सिक्के देती है। इससे गांव वाले चुड़ैल और उसके भूतिया सांड और गाय का शुक्रिया अदा करते हैं। अगले दिन सभी गांव वाले मिलकर उनकी मुक्ति पूजा कराते हैं। तत्पश्चात मोक्ष प्राप्ति के बाद चले जाते हैं। गांव की चुड़ैल धोबिन सास बहू। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला ले, कैसे धीरे धीरे कपड़ों को धो रही है? अरे माँ जी, मैं तो अपने हाथों को जल्दी ही चला रही हूँ, पता नहीं क्यों स्पीड बार बार धीरे हो जाती है। लगता है मेरे अंदर खाने की कमी हो गई है। ओहो, जब देखो बस खाने की ही बात करती रहती है। अरे मेहनत कर मेहनत।
दोनों सास बहू धोबी के घाट पर ढेर सारे कपड़े धो रही होती हैं। देखते ही देखते वह दोनों कई सारे कपड़े धोकर सुखा देती हैं और उनके सूखने के बाद उनके ऊपर अच्छे से इस्त्री करके उन्हें रख देती हैं। शाम होते होते उनके कस्टमर्स उनके पास आते हैं और कपड़े लेकर जाने लगते हैं। अरे उमा बहन, मैंने अपने कपड़े दिए थे, क्या वो धुलकर इस्त्री हो गए हैं? हाँ भाई साहब, ये लो, ये रहे आपके कपड़े। अरे वाह, कपड़ों को हाथ में पकड़ते ही नाक में जो खुशबू आई है उसने दिल खुश कर दिया है। उमा बहन, इस गांव के पूरे धोबी घाट पर केवल तुम दोनों सास बहू के ही कपड़े सबसे ज्यादा चमकदार और खुशबूदार होते हैं। अरे होंगे क्यों नहीं, आखिर हम इस्तेमाल भी तो। चुप कर पगली, अब क्या हमारे धोबी घाट का राज सबके सामने खोल देगी? उमा अपनी बहू पुष्पा की पूरी बात भी नहीं होने देती और उसका मुंह बंद करवा देती है। हरिया अपने कपड़े चुपचाप लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद उमा अपनी बहू पुष्पा से अपने धोबी घाट का राज छुपाने के लिए कहती है। आखिर वो कौन सा राज होता है जो पूरे धोबी घाट के किसी भी आदमी के पास नहीं होता, केवल इन दोनों के पास ही होता है? आइए इस बात का पता लगाने के लिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अरे अर्जुन, अब तुझे क्या बताऊं, मैं आज भी उन दोनों सास बहू के धोबी घाट का राज जानने गया था। उसकी बहू पुष्पा बोलने ही वाली थी, इतने में उमा बहन ने उसकी जुबान ही बंद करवा दी। लगता है हमें कुछ और आजमाना होगा। अरे अब और कौन सा उपाय होगा? जब से ये दोनों सास बहू हमारी धोबी घाट पर आई हैं, तब से ही हमारा धंधा चौपट हो चुका है। गांव के सभी लोग इन दोनों से ही अपने कपड़ों को धुलवाते हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। ऐसा कहकर वह वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद हरिया रात भर सो नहीं पाता और आधी रात होने का इंतजार करता है। आधी रात हो गई है, अब गांव के सभी लोग सो चुके होंगे, यही सही वक्त है वो उमा और पुष्पा के घर जाकर उनके राज का पता लगाने का। ऐसा सोचकर जैसे ही हरिया अपने घर से निकलकर उमा और पुष्पा के घर पहुंचता है, वह उन दोनों के घर की खिड़की से झांक कर देखता है। अरे दादा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये सब कैसे हो सकता है? भाई मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। हरिया अपनी आंखों को मसलने लगता है, जिसके बाद उसके पूरे शरीर से पसीना टपकने लगता है और वह डर के मारे वहां से चुपचाप अपने घर लौट जाता है। घर लौटने के बाद हरिया अपने बिस्तर पर लेटकर यहाँ से वहाँ करवट बदलता रहता है। उसे पूरी रात नींद नहीं आती। जैसे ही सुबह होती है, हरिया उठकर सबसे पहले अपने दोस्त अर्जुन के पास जाता है। अब क्या बताऊं तुझे अर्जुन, आखिरकार मुझे उन दोनों के राज के बारे में पता लग ही गया। क्या बात कर रहा है तू? जल्दी से बता, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। अरे कल रात को मैं उन दोनों के घर गया था। वो दोनों सास बहू बहुत भयानक चुड़ैल हैं। जब मैंने खिड़की के अंदर से झांक कर देखा तो वो दोनों चुड़ैल गांव वालों के कपड़ों को एक बहुत बड़ी टब में डाल रही थी, जिसका पानी बिल्कुल खून की तरह लाल था और उनके पास एक अजीब दिखने वाला फूल भी था। मुझे तो लगता है कि तूने कोई बहुत बुरा सपना देख लिया है। मेरी बातों का विश्वास कर, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं है ना? आज की रात मैं तुझे खुद ही दिखाऊंगा, उसके बाद कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। अर्जुन हरिया की बात मान लेता है। जैसे ही आधी रात होने लगती है, वह दोनों मिलकर उमा और पुष्पा के घर जाते हैं, जिसके बाद हरिया अर्जुन को उनकी खिड़की के पास खड़ा कर देता है। जैसे ही अर्जुन खिड़की से अंदर देखता है, उमा और पुष्पा उसे एक बहुत बड़े खून के टब में कपड़े धोती हुई दिखाई देती हैं। अरे बाप रे, तू तो सच कह रहा था, ये दोनों तो बहुत भयानक चुड़ैल है। लेकिन ये दोनों यहाँ इस गांव में धोबी घाट का क्यों काम कर रही हैं? और फिर ये गांव वालों के कपड़ों को खून के टब में क्यों डाल रही हैं? अरे ये तो मैं भी नहीं जानता, आखिर ये दोनों क्यों ऐसा कर रही हैं? तभी अचानक से पुष्पा खिड़की की तरफ हरिया और अर्जुन को खड़ा हुआ देख लेती है, जिसके बाद वह अपनी सासू माँ से कहती है, अरे सासू माँ जी, वो देखो, अनर्थ हो गया, इन दोनों को हमारे धोबी घाट का राज पता चल गया। अब तो तू जानती है ना क्या करना है। जिसे भी हमारा राज पता चलता है, हम उसके साथ क्या करते हैं। पुष्पा अपनी सासू माँ की बात सुनकर उसी वक्त उन दोनों को पकड़ने के लिए बाहर आ जाती है। हरिया किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है, लेकिन अर्जुन एक पत्थर से टकराकर वहीं गिर जाता है, जिसके बाद पुष्पा उसे पकड़ती है और उसे मारकर टब में डाल देती है। हमारे पास बहुत कम समय है, अब हमें ये भी धोबी घाट छोड़कर जाना होगा, क्योंकि हरिया गांव के सभी लोगों को हमारे राज के बारे में बता देगा। पुष्पा और उमा दोनों ही अपना चुड़ैल वाला रूप बदलकर इंसानी रूप में आ जाती हैं, जिसके बाद वह दोनों वहां से निकलकर जाने ही वाली होती हैं।
इतने में हरिया गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके ले आता है। सभी लोगों के हाथों में जलती हुई मशालें होती हैं। कौन हो तुम और इस गांव में क्या कर रही हो? ये सब क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? अरे मुझे तो इन दोनों पर शुरू से ही शक था। इन दोनों के आते ही पूरे धोबी घाट का वातावरण बदल गया। तुम दोनों अपना राज बताती हो या फिर हम तुम दोनों को इन जलती हुई मशालों से जलाकर राख कर दें? रुको रुको, गांव वालों ऐसा मत करो। सासू माँ जी, इन गांव वालों को हमें अपना राज बताना ही होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने बहू, अब हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। उमा इतना कहने के बाद चुड़ैल के रूप में आ जाती है। वहीं पुष्पा भी अपना चुड़ैल वाला रूप धारण कर लेती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग उन्हें देखकर अचंभित रह जाते हैं। अरे बाप रे बाप, देखो तो सही, ये दोनों कितनी भयानक चुड़ैल हैं। हाँ, हम दोनों सास बहू चुड़ैल हैं। हम एक छोटे से गांव में धोबी घाट का काम किया करते थे। उस गांव में हमारे सिवा और कोई धोबी घाट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सभी ने वहाँ धोबी घाट का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद हम पहले जितना कमा नहीं पाते थे। एक दिन मुझे जंगल में एक बहुत ही प्यारा जंगली फूल मिला, जिसकी खुशबू बहुत प्यारी थी। मैंने उस फूल की खुशबू को अपने धोबी घाट के कपड़ों में इस्तेमाल किया, जिसके बाद कपड़ों में खुशबू आने लगी। ऐसा करने से हम पहले की तरह कमाने लगे। गांव के सभी लोग हमें ही अपने कपड़े दिया करते थे। लेकिन ये बात धोबी घाट के कुछ धोबियों को पसंद नहीं आई और उन्होंने हम दोनों सास बहुओं को मरवा दिया। लेकिन मरने के बाद भी हम दोनों सास बहू को मुक्ति नहीं मिली और हम दोनों चुड़ैल बनकर धोबी घाट का काम करने लगी। तुम दोनों के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम दोनों को यहाँ से मुक्त होना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। हम दोनों सास बहू इस गांव को छोड़कर जा रही हैं, फिर कभी लौट कर यहाँ नहीं आएंगे। अगर तुम दोनों को इस तरह आजाद छोड़ दिया तो तुम दोनों फिर से किसी दूसरे गांव में जाओगी और लोगों को परेशान करोगी। इससे अच्छा होगा कि हम तुम्हें यहाँ से मुक्ति दिला दें। चलो गांव वालों, अपनी अपनी मशालें इन दोनों के ऊपर डाल दो। गांव के सभी लोग उन दोनों के ऊपर अपनी जलती हुई मशालें डाल देते हैं, जिसके बाद वह तड़पते हुए वहीं जलकर मुक्त हो जाती हैं। चांद पर जाने वाली भूतिया ट्रेन। अरे ट्रेन का टाइम तो हो गया, लेकिन अभी तक ट्रेन क्यों नहीं आई? मेरे कंपटीशन के लिए देरी हो रही है। रोहन ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी ट्रेन रेलवे स्टेशन की पटरी पर आ जाती है, जिसे देखकर रोहन बहुत खुश होता है और खुद से ही कहता है, अरे वाह, आखिरकार ट्रेन तो आ ही गई। चलो अब इसमें जल्दी से चढ़कर अपनी सीट ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो कोई मेरी सीट पर जाकर बैठ जाएगा। रोहन तुरंत ट्रेन में चढ़ता है और अपनी खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद वह ट्रेन के चलने का इंतजार करता है। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए सभी पैसेंजर भी ट्रेन के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। जैसे ही ट्रेन चलती है, ट्रेन चलते चलते बहुत स्पीड पकड़ लेती है और स्पीड पकड़ते ही ट्रेन के अंदर मौजूदा सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो सभी लोग बेहोश हो गए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आखिर ये सब क्या हो रहा है और मुझे इस ट्रेन में भूत और चुड़ैल क्यों नजर आ रहे हैं? रोहन देखते ही देखते सो जाता है। कुछ ही देर में जब रोहन की आंखें खुलती हैं, वह अपने चारों तरफ देखता है। ये ट्रेन बादल के ऊपर कैसे खड़ी हो सकती है? जैसे ही रोहन ट्रेन से बाहर उतरता है, वह अपने चारों तरफ देखता है। तभी रोहन की नजर एक बहुत बड़े तारे पर जाती है। वह तारा बहुत बड़ा और खूबसूरत नजर आ रहा होता है। उसके चारों तरफ प्यारे प्यारे से बादल नजर आते हैं, जिन बादलों पर बैठकर लोग यहाँ से वहाँ घूम रहे होते हैं। अरे वाह, क्या बात है, ये तो चांद की दुनिया है। यानी कि मैं चांद की दुनिया पर पहुँच गया हूँ। क्या बात है, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। रोहन चांद के एक बादल पर बैठकर चांद की सैर करने के लिए निकल जाता है। वह तारों को छूता है और बादलों के ऊपर बैठकर उनकी सवारी करता है, जिसके बाद वह चांद की रंग बिरंगी दुनिया में पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर रोहन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अरे ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? इस चांद पर तो सभी लोग भूत और चुड़ैल हैं। मुझे लगता है चांद के ऊपर भूत और चुड़ैलों की अलग ही दुनिया है। सभी भूत और चुड़ैल आपस में लड़ रहे होते हैं तो कुछ प्यार भी कर रहे होते हैं। एक चुड़ैल तो हाथ में बेलन लेकर अपने पति को बहुत मारती है। अरे देखो तो जरा इस नशेड़ी को, रोज शराब पीकर रात को घर में आता है और कमाने को कहती हूँ तो कमाता भी नहीं है। अरे ऐसा कब तक चलता रहेगा? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। चुड़ैल अपनी बेलन से भूत को मार मार कर भगा देती है। ये सब देखकर रोहन बहुत हंसता है और वह बादल की सवारी करते हुए चांद के चारों ओर घूमता है। तभी उसे चांद पर कई सारे झूले नजर आते हैं। अरे वाह,
कितने प्यारे प्यारे झूले हैं, मैं इन झूलों पर झूलना चाहता हूँ। जैसे ही रोहन झूलों पर झूलने की कोशिश करता है वह उन पर झूल नहीं पाता, क्योंकि उन झूलों पर केवल चांद पर रहने वाले भूतिया बच्चे ही झूल सकते थे। अरे ये क्या, मैं तो इन पर झूल ही नहीं पा रहा। चलो कोई बात नहीं। ऐसा सोचकर रोहन बादल के ऊपर बैठकर फिर से चांद की सैर करने के लिए निकल जाता है और तारों को टिमटिमाते हुए देखता है। रोहन अपने सामने इतने बड़े तारों को पहली बार देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद रोहन को बहुत तेज भूख लगती है। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मैं चांद की इस दुनिया पर क्या खाऊं? यहाँ पर तो सभी भूत और चुड़ैल हैं, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये भूत और चुड़ैल क्या खाते होंगे। तभी रोहन को चांद पर एक भूतिया ढाबा दिखाई देता है, जिसके बाद रोहन ढाबे के पास जाकर देखता है। वहाँ के भूत और चुड़ैल को ढाबे का खाना खाते हुए वह देखता है। वह हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये भूत और चुड़ैल तो स्पेस के कीड़ों को खा रहे हैं। ना बाबा ना, मैं ये सब नहीं खा सकता। तभी उसे एक बहुत तेज आवाज आती है। अरे ये तो ट्रेन की आवाज है। लगता है ट्रेन वापस जा रही है। मुझे भी घर वापस जाना चाहिए। और ये मैं कैसे भूल गया? मेरा तो कंपटीशन भी था, कहीं मैं अपने कंपटीशन के लिए लेट ना हो जाऊं। रोहन भागता हुआ ट्रेन में जाकर बैठ जाता है और वह अपने चारों तरफ देखता है। जो पैसेंजर उसके साथ चढ़े थे बस वही सब ट्रेन में मौजूद हैं। कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगती है और चलते चलते बहुत तेज स्पीड पकड़ लेती है, जिसके बाद सभी पैसेंजर अपने आप बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही रोहन की आंख खुलती है वह अपने सीलमपुर के स्टेशन पर होता है। हे भगवान, मैं तो सपना देख रहा था। चलो कोई बात नहीं, कंपटीशन शुरू होने में केवल 1 ही घंटा बाकी रहा है। मुझे जल्द से जल्द कंपटीशन में पहुंचना होगा। रोहन जैसे तैसे करके कंपटीशन में पहुंचता है और अपने ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। रोहन अपनी ड्राइंग में सपने वाली चांद की दुनिया को बना देता है, जिसके चलते उसे पहला प्राइज मिलता है और वह कंपटीशन जीत जाता है। उस दिन के बाद से रोहन को अपने सपने की बहुत याद आ रही होती है और एक रात वह अपने मन में सोच रहा होता है, चांद की सैर करने वाला सपना कितना खूबसूरत था, और वो भूतिया ट्रेन भी कितनी प्यारी थी। काश मैं उस भूतिया ट्रेन में बैठकर अपने सभी दोस्तों और माँ पिताजी के साथ चांद पर जा पाता। रोहन ऐसा सोचकर सो जाता है, जिसके बाद रोहन अपने सपने में फिर से रेलवे स्टेशन पर अपने सभी दोस्त और अपने परिवार वालों के साथ खड़ा होता है। अरे वाह, ये तो वही भूतिया ट्रेन है और इस ट्रेन को चलाने वाला भी भूत ही है। माँ पिताजी, लगता है आज हम दोबारा से चांद की सैर करने जा रहे हैं। लेकिन बेटा, हम तो किराड़ी स्टेशन जा रहे हैं। अरे रोहन, तुम, कोई ट्रेन भला चांद पर कैसे जा सकती है? रोहन तो पूरा पागल हो गया है। सभी यात्री जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाइए। भूतिया ट्रेन चांद पर रवाना होने के लिए निकलने वाली है। देखा देखा, मैंने कहा था ना, ये तो भूतिया ट्रेन है जो चांद की सवारी करवाती है। सही कह रहे हो रोहन बेटा। चलो अब हम भी चांद की सवारी करने के लिए भूतिया ट्रेन में बैठ जाते हैं। रोहन अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ भूतिया ट्रेन में बैठ जाता है। जैसे ही ट्रेन चलती है उसके चलते चलते उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है और तभी रोहन उसके दोस्त और उसके माता पिता के साथ ट्रेन में सो जाता है। उनके सोने के बाद जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं वह सभी चांद की दुनिया पर होते हैं। चलो तुम सभी मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें इस चांद की सैर करवाऊंगा। तभी रोहन के पास 2 बादलों के ऊपर बैठकर एक भूत और एक चुड़ैल आ जाते हैं। पिछली बार तो तुमने अकेले ही पूरे चांद की सैर की थी, लेकिन इस बार हम तुम्हारी चांद की सैर करवाने में तुम्हारी मदद करेंगे। आओ, हमारे पीछे पीछे आ जाओ। रोहन के माता पिता और उसके सभी दोस्त बादलों के ऊपर बैठकर भूत और चुड़ैल के पीछे पीछे चलने लगते हैं। देखते ही देखते भूत और चुड़ैल रोहन और उसके परिवार और उसके सभी दोस्तों को चांद की पूरी सैर करवाते हैं। ये चांद की दुनिया कितनी खूबसूरत है और यहाँ के भूत और चुड़ैल भी बहुत अच्छे हैं। काश हम भी यहाँ रह पाते। लेकिन आंटी, ये चांद की दुनिया हमारे लिए नहीं बनी। हाँ, बहुत वक्त हो गया है, अब हमें वापस लौटना चाहिए। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मैं तुम भूत और चुड़ैलों से पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम लोगों को चांद की सैर क्यों करवाते हो? क्योंकि ये हमारा सपना था। हम चाहते थे कि हम पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा सर्कस बनाएं, जहाँ पर चांद की एक अलग दुनिया हो। हाँ, लेकिन कुछ सर्कस वालों ने हमारे इस प्लान को चोरी कर लिया और हमें मार दिया। तब से हम लोगों को चांद की असली वाली सैर करवाते हैं। तुम लोग तो बहुत अच्छा काम करते हो। मैं तुम्हारे ऊपर और ड्राइंग्स बनाऊंगा और इसमें तुम्हारा नाम भी डालूंगा। भूत और चुड़ैल रोहन, उसके दोस्तों और उसके परिवार को वापस ट्रेन में बिठाकर पृथ्वी की दुनिया पर ले आते हैं, जिसके बाद रोहन चांद की दुनिया के बारे में लोगों को बताता है और उनकी ड्राइंग बनाता है।